नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एसआरसी संकल्प में। आज हम लेकर आए हैं एक और क्वेश्चन आंसर सेशन जिसमें नेट जेआरएफ पेपर 2 हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की नींव किसने रखी थी? तो इसका आंसर होगा सम्राट शाहजहां। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की नींव शाहजहां ने 1644 ईस्वी में रखी थी, जिसका निर्माण 1656 में पूरा हुआ। यह जो मस्जिद है, यह मस्जिद पूर्णतया लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और मस्जिद एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इसके चारों ओर चार चार मंजिला मीनारे हैं और आगरा में स्थित जो जामा मस्जिद है, या तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद हुआ, और जो जामा मस्जिद आगरा में स्थित है, इसका निर्माण जहांआरा ने कराया था। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अमीन के पद का सृजन किसने किया? ऑप्शन है फिरोज तुगलक, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। आंसर है शाहजहां। अमीन के पद का सृजन मुगल शासक शाहजहां ने किया था। प्रत्येक परगना में राजस्व के निर्धारण के लिए अमीन की नियुक्ति की जाती थी। यह ध्यान रखेंगे कि यह परगने का जो मुख्य अधिकारी था वह सिकदार था। मुख्य अधिकारी सिकदार होता था, जबकि परगने का जो खजांची था उसे फौजदार कहा जाता था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, उत्तरी भारत के अंतिम महान सम्राट के रूप में भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय का अप्रतिम स्थान है। कारण है, हमें पता है कि समसामयिक स्रोतों में इस बात के साक्ष्य मौजूद हैं। तो इसके बारे में अगर हम पहले चर्चा करें तो उत्तरी भारत के अंतिम सम्राट के रूप में भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय का अप्रतिम स्थान है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार को रोका था। समसामयिक स्रोतों में इस बात के साक्ष्य उपलब्ध हैं, जैसे कि पृथ्वीराज और मुहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी, और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में, जहां पर पृथ्वीराज तृतीय अर्थात पृथ्वीराज चौहान मुहम्मद गौरी से पराजित हुआ था। तो इसके अनुसार ए और डी दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। राज्य और उसकी राजधानी दी गई है। निजाम शाही, कुतुब शाही, इमाम शाही, आदिल शाही। राजधानी गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार। तो हम ध्यान रखेंगे कि ये जो पांचों राज्य हैं, निजाम शाही, कुतुब शाही, इमाम शाही, आदिल शाही, यह बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आए थे। तो निजाम शाही जो है, यह निजाम शाही, इसकी राजधानी अहमदनगर है। कुतुब शाही की राजधानी गोलकुंडा। इमाद शाही की बरार हो जाएगा, और आदिल शाही बीजापुर। तो इस तरीके से ए का थे, नंबर ए आपका आंसर हो गया। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ भी आपको सुमेलित करना है। तो इससे पहले हम इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। जैसे निकोलो डी कोंटी, तो यह एक इटालियन यात्री था जिसने 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के समय में विजयनगर की यात्रा की थी। देवराय
प्रथम के समय में, और इसने अपने विवरण में विजयनगर की आर्थिक, सामाजिक स्थिति, रीति रिवाज और नगर की संरचना आदि के बारे में विस्तृत विवरण दिया है। अगर हम बात करें अब्दुल रजाक की, तो अब्दुल रजाक जो थे यह ईरानी राजदूत थे। ईरानी राजदूत थे जो कि 1443 1443 ईस्वी में विजयनगर के ही साम्राज्य राजा देवराय द्वितीय के समय देवराय द्वितीय के दरबार में आए थे। अगर हम बात करें डोमिंगोज पेज की, तो यह एक पुर्तगाली यात्री था और इसने 1520 से 22 ईस्वी में कृष्णदेव राय के समय विजयनगर की यात्रा की थी। यही अगर हम बात करें नूनिज की, तो नूनिज एक पुर्तगाली यात्री और घोड़े का सौदागर था और यह अच्युत देवराय के शासनकाल में फेरनो नूनिज या नून्स का नाम आता है। यह जो था एक पुर्तगाली यात्री और घोड़े का सौदागर था और यह अच्युत देवराय के शासनकाल में 1535 से 37 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की थी। तो इस हिसाब से अब हम जब मिलान करेंगे तो आपका निकोलो डी कॉन्टी का हो जाएगा देवराय प्रथम, डोमिंगोज पेज का कृष्णदेव राय, इससे आपका आंसर आ जाएगा एक सी का फोर है फ्रेनो नूंज जो अच्युत राय के समय में और अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित इमारतों का सही अनुक्रम क्या है? इत्माद-उद-दौला का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, आसफ खान का मकबरा और ताजमहल, ये सभी मुगल कालीन मकबरे हैं। अगर हम इनका कालक्रम देखें तो हुमायूं का जो मकबरा है इसका काल है 1565 से 70 ईस्वी। फिर इत्माद-उद-दौला का मकबरा की बात करें तो यह 1626 ईस्वी में। ताजमहल का निर्माण में यह 1631 से 1653 ईस्वी तक के, और आसफ खान के मकबरे की बात करें तो इसका काल है 1641 से 1645। यहाँ पर मैंने अवधि भी लिख दी है कि वह कब से कब तक बनकर तैयार हुआ। तो इस हिसाब से अगर हम मिलाएंगे तो सबसे पहले आपका हुमायूं का मकबरा हो जाएगा, फिर इत्माद-उद-दौला का मकबरा, उसके बाद आसफ खां का मकबरा और फिर ताजमहल। तो इसके हिसाब से आपका जो आंसर है वो हो जाएगा नंबर ए। आते हैं अगले सवाल पर। यहाँ भी आपको मिलान करना है किसने के द्वारा तो अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया है। तारीख फिरोज शाही यह आपका जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है। अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा लिखा है और खफी खान ने मुंतखब उल लुबाब लिखा है। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अकबरकालीन निम्नांकित घटनाओं में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? मेड़ता को हस्तगत करना, असीरगढ़ का घेरा, गोंडवाना की विजय, उड़ीसा का विजय। अकबर के बारे में अक्सर
इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो हम अकबर द्वारा जो विभिन्न राज्यों पर विजय प्राप्त किया गया था उसका सही काल को हम देख लेते हैं जो मुख्य है। तो जिसमें मेड़ता सबसे पहले आता है, ये 1562 ईस्वी। फिर गढ़ कटंगा या इसे गोंडवाना भी कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा 1564 ईस्वी में। फिर चित्तौड़, चित्तौड़ 1568 ईस्वी। फिर रणथंभौर, तो रणथंभौर पर विजय 1569 ईस्वी में। और इसी वर्ष कालिंजर पर भी विजय प्राप्त की थी। गुजरात की बात करें इसके बाद, तो ये 1572 से 73 ईस्वी का काल रहा था। फिर मेवाड़ से, जो कि हल्दी घाटी युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। और मेवाड़ के बाद अकबर ने काबुल पर 1581 ईस्वी में अधिकार किया था। फिर है कश्मीर 1585 ईस्वी। फिर बलूचिस्तान को 1595 ईस्वी में, और उड़ीसा को 1592 ईस्वी में यह मानसिंह के द्वारा विजय प्राप्त किया गया था। अहमदनगर गढ़ पर 1600 ईस्वी में विजय प्राप्त किया गया। और खानदेश, जिसे कि असीरगढ़ का, यहाँ पर असीरगढ़ का किला जो कि आपके प्रश्न में भी है, काफ़ी सुप्रसिद्ध है। इस पर 1601 ईस्वी में कब्जा किया गया था या विजय प्राप्त किया गया था असीरगढ़ का। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर होगा या डी होगा, जो सही नहीं है, क्योंकि उड़ीसा का जो विजय है वह 1592 ईस्वी है, न कि 1582, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इस पर मानसिंह द्वारा विजय प्राप्त किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सम्मिलित करना है। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी दिया था। ये यहाँ पर ड्रेन थ्योरी, धन निष्कासन का सिद्धांत, और तिलक का जो नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेहरू द्वारा विदेश नीति में पंचशील सिद्धांत दिया गया था, और गांधी द्वारा हरिजन पत्रिका। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना नहीं है? तो भरूच जो है यह पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना नहीं है। व्यापारिक ठिकानों की अगर हम बात करें तो इसमें कालीकट, कोचीन, मछलीपट्टनम और माहे, ये जो है पुर्तगाल के व्यापारिक ठिकाने थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो यह 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। इस एक्ट के तहत द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी, जो कि 1857 के बाद, जब 1858 का क्राउन का शासन है, तब तक यह द्वैध शासन जो रहा विद्यमान रहा। इसे द्वैध शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कंपनी के जो राजनीतिक मामले थे, इसे देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, जबकि वहीं पर इसके व्यापारिक मामले जो थे वह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा देखा जाता था, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के देखरेख में था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कामागाटा मारू पर सवार पंजाबी गदरकारियों की अंग्रेजी सेना के साथ भिड़ंत कहाँ पर हुई थी? तो इसके हम बैकग्राउंड को एक बार समझ लेते हैं। इसके बारे में जो कहानी है वह यह है कि कामागाटा मारू जहाज पर सवार जो पंजाबी गदरकारियों की अंग्रेजी सेना के साथ जो भिड़ंत हुई थी वह कोलकाता के पास बजबज में हुई थी। चूँकि 1914 ईस्वी में 376 भारतीय नागरिकों को बाबा गुरदीप सिंह ने कामागाटा मारू जहाज को भाड़े पर लेकर कनाडा के वैंकूवर ले जा रहे थे।
का नाम याद रखेंगे, बाबा गुरदीप सिंह। परंतु कनाडा सरकार ने इन यात्रियों को बंदरगाह पर उतरने की अनुमति नहीं दी थी। इस वजह से 27 सितंबर 1914 को यह जो जहाज था वह कलकत्ता के भजभज नामक स्थान पर वापस लौट आया और यहीं पर गदरकारियों और ब्रिटिश सेना के मध्य हिंसक झड़प हुई, जिसमें 19 यात्रियों को गोली लगने से मृत्यु हो गई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में योजना आयोग की स्थापना तो यह 1950 में हुई थी, नेहरू की अध्यक्षता में। चूंकि अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद 1947 में नेहरू की अध्यक्षता में एक आर्थिक नियोजन समिति गठन की गई। आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया था और इसी के सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। चूंकि योजना आयोग जो है यह एक गैर सांविधिक और परामर्शदात्री निकाय थी। इसी का नाम बदल करके 2015 में नीति आयोग कर दिया गया था। नीति आयोग। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित लड़ाइयों का सही अनुक्रम बताइए। नीचे दिए गए गुटों से सही उत्तर चुनिए। कनौज की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, पानीपत की तीसरी और पहली लड़ाई। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी यह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ी गई। वही पानीपत की तीसरी लड़ाई जो थी वह 14 जनवरी 1761 ईस्वी को लड़ी गई। खानवा की लड़ाई 16 मार्च 1527 ईस्वी में लड़ी गई और कनौज की लड़ाई जो थी यह 17 मई 1540 ईस्वी में। तो इस हिसाब से आपका आंसर होगा 4, 2, 1, 3। यह ए हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम क्या है? तो बनारस स्थित संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो है 1791 ईस्वी में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में। कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 ईस्वी में और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 ईस्वी में। इसके साथ आपका आंसर 3, 4, 1, 2 जो कि नंबर 1 हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही क्रम क्या है? गोदान, गीतांजलि, आनंद मठ, नील दर्पण। तो अगर हम नील दर्पण की बात करें तो नील दर्पण 1860 ईस्वी में दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई। आनंद मठ की अगर हम बात करें तो आनंद मठ 1882 ईस्वी, यह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। क्योंकि यहाँ पर मैं उनके नाम भी इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, अक्सर कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम गीतांजलि की बात करें जिसके लिए नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिला है तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1910 ईस्वी और गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा। नील दर्पण में यह ध्यान रखेंगे कि नील दर्पण में दीनबंधु मित्र ने नील बागान मालिकों के अत्याचार को दर्शाया है और जबकि आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। तो इसके साथ आपका आंसर जो है वह सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कृषि आंदोलनों का सही ऐतिहासिक क्रम क्या है? तो पहले देखते हैं बारी बारी से। यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। अगर हम पावना आंदोलन की बात करें तो ये 1873 से 76 ईस्वी में ईश्वर चंद्र
राय के नेतृत्व में मोपला विद्रोह की अगर हम बात करें तो मोपला विद्रोह 1921 में अली मुस्लियार के नेतृत्व में, जबकि एका आंदोलन 1921-22 ईस्वी में मदारी पासी के नेतृत्व में हुआ था। तो इसी के साथ आपका जो आंसर है 3142, ये आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जवाब होगा जोसेफ मेज़नी। यह 1831 ईस्वी में किया गया था। इटली के एकीकरण का जो श्रेय है वह मेज़नी, गैरीबाल्डी और काबुल को दिया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन है, भारत में कृषक वर्ग की संलिप्तता अलग अलग तथा स्थानीय बनी रही। कारण है, भारतीय कृषि समाज की संरचना जटिल थी। पहली बात तो ये कि ये गलत कथन है कि भारतीय कृषि समाज की संरचना जटिल थी। ऐसा नहीं है। भारतीय कृषक समाज की संरचना कभी भी जटिल नहीं थी, क्योंकि कृषक समुदाय रूप अनाज उपजाता था और उसकी निजी जरूरतों को अन्य वर्ग द्वारा पूरी की जाती थी। और भारत में व्यापक भौगोलिक और क्षेत्रीय विविधता के कारण कृषकों में स्थानीयता का गुण प्रभावी था। और भारतीय ग्रामों की आत्मनिर्भरता के कारण कृषक समुदाय एक दूसरे से निर्लिप्त थे। तो यह आपका ये जो अभिकथन है यह सही हो जाएगा। तो इससे आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का यह अंतिम प्रश्न है। आपका कथन है, मॉरलैंड के अनुसार भारत के निर्यात का बड़ा भाग सूती वस्त्रों का था। कारण है, बाबर ने उल्लेख किया है कि काबुल में सूती वस्त्र प्रमुख रूप से भारत से लाए जाते थे। तो अगर हम बात करें मॉरलैंड की, तो यह एक इतिहासकार थे जिन्होंने मुगल कालीन आर्थिक जीवन का वर्णन करते हुए यह लिखा है कि भारतीय निर्यात का एक बड़ा भाग सूती वस्त्रों का था। और वहीं बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में इस बात का जिक्र किया है कि काबुल भारतीय सूती वस्त्रों के बाजार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। यानी कि दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या आ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।